आज हमारा टॉपिक है इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? MCG। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिवाइस है क्या चीज़, काम क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure or detect very small amount of current in a circuit। देखो सीधा सीधा है कि करंट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या डिवाइस होता है? एमीटर। लेकिन एमीटर क्या करता है? जो बहुत ही स्मॉल करंट, जहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत लो हो, वहाँ पे अगर करंट मेजर करना हो तो वो डिटेक्ट नहीं करता है एमीटर। ठीक है, तो जो हमें एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस चाहिए था जो उस बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी क्या कर सके? मेज़र या डिटेक्ट कर सके, और उसकी डायरेक्शन को भी बताएगा, एंड आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन। आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन। ओके, बात समझ में आई? करंट मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है एमीटर। ठीक है, हम पहले पढ़ के आए हैं उसके बारे में, एमीटर के बारे में। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे जहाँ पे लो कंडक्टिविटी वाले सर्किट हैं, जैसे हमें किसी फ्रूट की कंडक्टिविटी देखनी है, ठीक है, या किसी और ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो, उसमें बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा, और ऐसे करंट को एमीटर डिटेक्ट नहीं करता है। तो उससे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस जो उस करंट को डिटेक्ट करे, मेज़र कर दे, उसकी डायरेक्शन बता दे, उसको हम क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? It is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, then it experiences a torque। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा, और वो रोटेट करेगी। उसी प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है? MCG। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। देखिए, कंस्ट्रक्शन देखो, एक मिनट।
इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट कॉर्ड, मान लो उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, एक दूसरी मैग्नेट कॉर्ड, ठीक है, उसका ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर हो गया, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। चलिए बाहर दिखा देते हैं इसको इस डायरेक्शन। उसके बाद एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है यहाँ पे, सिलेंड्रिकल, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर वायर वाउंड होती है कॉइल, यहाँ से ऐसे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। और उस कॉइल का एक एंड यहाँ होता है, उसके साथ ही एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। दूसरा एंड इधर वाली साइड, ये टर्मिनल T1 और ये टर्मिनल T2, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है, ये इसको यहाँ पे होता है लैंप मिरर अरेंजमेंट। लैंप मिरर अरेंजमेंट, इसकी मदद से क्या होता है, यहाँ एक स्केल लगा होता है, ठीक है। इस तरह से एक निडल होती है, जो मान लो करंट पास होने पे यहाँ पे ये यहाँ 0 होता है और ये फाई एंगल बना रही है, फाई एंगल डिफ्लेक्ट होगी मान लो करंट पास होने पे। ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये स्प्रिंग S, ठीक है, और इसको बोलते हैं टोरॉइजन हेड। आपको इसका एक टॉप व्यू डायग्राम और बना के दिखाता हूँ मैं। फिर ये जो कर्ड और ये कर्ड शेप है या सॉफ्ट आयरन, इसका भी क्या रोल है वो बताते हैं। एक्चुअली ना ये ऐसे है, मान लो दो मैग्नेट हमारे पास, देखो इस तरह से ऐसे कर्ड शेप की दो मैग्नेट, और ये जो मार्कर है इसमें बीच में ये सॉफ्ट आयरन इसके बीच में इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होती है, ये कर्ड शेप होती है। इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं मैं, तो ये इसमें ऐसे ऐसे इसमें, ठीक है ना, ये वाला सॉफ्ट आयरन इसके अंदर होता है, और इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है ना, वो ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे होती है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये रेडियल हो जाएंगी यहाँ पे, कुछ तो ये कर्ड की वजह से और कुछ ये सॉफ्ट आयरन की वजह से अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से फील्ड लाइन चलेगी और अंदर चली जाएगी ऐसे।
हम ये कह सकते हैं कि ये कर्व्ड मैग्नेट्स एंड सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द फील्ड रेडियल। रेडियल फील्ड का मतलब होता है जो इस तरह से एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चला जाए, इसको रेडियल बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। फिर लाइंस देखिए नॉर्थ से साउथ, तो ये इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही हैं एक तरह से, ये कह सकते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है, हमें पता है कि जब कॉइल है ना फील्ड में रोटेट करने लगती है तो उस पर जो टॉर्क है वो वेरी करता है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अगर यहाँ पे टॉर्क इस तरह, देखिए टॉर्क, इसका प्रिंसिपल क्या था कि इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क व्हेन करंट पासिस थ्रू दिस कॉइल। अगर टॉर्क इस पे लगेगा तो घूमेगा, अगर घूमेगा तो उसके साथ अगर टॉर्क कम हो गया तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। तो सेंसिटिविटी अच्छी रहे, ये अच्छा वर्क करे, कम से कम करंट को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, उसके लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन्स ऑलवेज मेंटेन्स ए मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टॉर्क। ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से टॉर्क हमेशा इस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रोटेशन के साथ जो टॉर्क है वो डिक्रीज नहीं करेगा और जो टॉर्क है वो मैक्सिमम भी रहेगा, जो भी होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क और वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसकी वजह से, रेडियल मैग्नेट। और रेडियल बनाने के लिए दो चीज़ें, एक तो जो मैग्नेट है उसकी शेप क्या कर दो, कर्व्ड कर दो, और दूसरा यहाँ पे जो हम कॉइल लेते हैं वो एक सॉफ्ट आयरन पे बाउंड करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। उसके बाद इधर वापस आइए, जब ये जो टर्मिनल दो हमारे पास हैं T1 और T2, जो भी करंट हमें मेज़र करना होगा वो हम इसके बीच में जोड़ेंगे सर्किट को, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते ही इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगते ही घूमेगा। एक्चुअल में ये स्केल यहाँ है, मान लीजिए ऐसे, ये बहुत ही ईजी डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के बहुत सारे डायग्राम इसके अंदर मिलेंगे। आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं बस कि ये कोई कॉइल है और इस कॉइल के साथ ये यहाँ पे एक निडल लगी हुई है, मान लो फिक्स इस तरह से। जैसे ही कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे है फिलहाल, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी, मान लो ये कॉइल के साथ फिक्स है इस तरह से, ठीक है। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी ये भी क्या करेगा, रोटेट। जैसे करंट पास हुआ ये रोटेट की, ये डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, फिर करंट बंद होते ही वापस यहीं आ जाएगा। हो सकता है करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 0 होता है और 1 2 3 ऐसे 1 2 3 जो भी है, इस दोनों साइड इसके अंदर ये मार्किंग होती है। अगर कहीं भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल निडल में नल डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे करंट पास हो गया तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या इधर, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसमें चेंज हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे ये ऐसे करेगा,
तो ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करेगी इसके अंदर, जैसे ही ये ऐसे रोटेट करेगा इसके अंदर ये भी क्या करेगी, ट्विस्ट हो जाएगी। और जैसे स्प्रिंग, सिंपल स्प्रिंग के बारे में पढ़ा है ना हमने, जब हम इसको खींचते हैं तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जब छोड़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वापस वहीं आ जाता है। किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो जैसे ये रोटेट करेगी यहाँ पे, तो इसमें क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, और इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क की वजह से क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक इस पे टॉर्क ये लगेगा, ये वाला, तो यहीं पे रुकी रहेगी। जैसे ही करंट स्विच ऑफ हुआ, करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा, तो ये वाला जो रिस्टोरिंग टॉर्क था इसको वापस वहीं ले आएगा। समझ में आई बात। तो जैसे करंट पास हुआ, ये से घूमा, फिर करंट ऑफ हो गया, तो वापस कौन लाएगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग वाला केस समझ रहे हैं ना। स्प्रिंग जो होती है उसमें क्या होता है, हमने इसको खींचा, मतलब जो खींच रहे हैं वो फोर्स कौन सा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, उस हटाते के साथ स्प्रिंग वापस आ जाएगी। वापस कौन लाया, रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ से आया, जब हम उसको खींच रहे थे, फोर्स लगा रहे थे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसमें एक फोर्स अपने आप प्रोड्यूस हो रहा था जिसको क्या बोल रहे थे, रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही टॉर्क में होता है, ऐसे घुमा दें उसको, ऐसे ट्विस्ट कर दें किसी चीज़ को, फिर छोड़ते हैं तो वापस वहीं आ जाती है। तो जब हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लगा रहे हैं उस पर टॉर्क, डिफॉर्मिंग टॉर्क। जैसे ही उस एक्सटर्नल टॉर्क को हटाएंगे उसमें क्या होगा, वो वहीं पे वापस आ जाएगा, ड्यू टू द रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, और वर्किंग भी इसी के अंदर मैंने जो बोला ये वर्किंग है, कि जैसे इसमें करंट पास करेगा, करंट पासिस थ्रू दिस कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड शोज ए डिफ्लेक्शन एंड वी नॉट। और ये लैंप मिरर अरेंजमेंट क्या करता है कि इसकी मदद से हम इजीली, बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन भी आएगा ना उसको हम नोट कर पाएँ, जूम करके शो कर देता है। ये समझ लीजिए आप कि जो बहुत छोटी छोटी मार्किंग होती है उसको जूम कर देता है और उसको हम आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ये वाली सिचुएशन है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, चलिए यही बना देता हूँ मैं एक छोटा सा डायग्राम। मान लीजिए ये जो कॉइल है ना, रेड कलर से जो आपको दिख रही होगी, ये कॉइल किसी टाइम पे इस पोजीशन में है, ऐसे कॉइल समझिए इसको। तो फील्ड यहाँ से यहाँ हो सकता है, किसी टाइम पे इस पोजीशन में होगी तो फील्ड हमें यहाँ से यहाँ भी मिल जाएगा। हो सकता है किसी टाइम पे इस पोजीशन में होगी तो फील्ड हमें यहाँ से यहाँ भी मिल जाएगा। और ये किस वजह से पॉसिबल होगा, रेडियल जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वजह से। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होना चाहिए। हम पिछले लेक्चर्स 2-3 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। मींस एरिया वेक्टर इधर है, उसके बीच एंगल 90 डिग्री हो, या यूँ कह दो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर मैक्सिमम टॉर्क B is always should be or must be parallel to plane of the coil। और ऐसी सिचुएशन हम कैसे बना सकते हैं, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से ही बनती है कि B हमेशा पैरेलल रहे किसके, प्लेन ऑफ द कॉइल के। ठीक है, चलिए अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं जिसको हम थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस कॉइल का कुछ एरिया होगा, कुछ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, और इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, मींस इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल is mb cos of theta।
m is the dipole moment of the coil, b is the magnetic field and theta is the angle between, थीटा क्या है आपको याद होना चाहिए, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड बी, जो कि हमेशा जीरो रहने वाला है। यही तो पढ़ रहे थे हम अभी भी कि फील्ड क्या होना चाहिए, हमेशा पैरेलल। पैरेलल में थीटा क्या हो गया, थीटा एंगल है ना, तो पैरेलल में क्या हो गया, जीरो, प्लेन और बी के बीच एंगल जीरो हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो आएगा m इंटू बी। अगर हम m की बात करें तो वो हो जाता है n नंबर ऑफ टर्न्स I A B। n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल कॉइल में, I इसमें करंट फ्लो कर रहा है, A इसका एरिया है कॉइल का, तो इतना टॉर्क लगने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, अगर ये टॉर्क लगेगा इस कॉइल पे तो इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होगा स्प्रिंग में। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा हमारे पास, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन स्प्रिंग S, वो हो जाएगा हमारे पास टाउ रिस्टोरिंग C फाई। बताते हैं C और फाई क्या है। फाई तो इसमें डिफ्लेक्शन है, जो निडल ने शो किया है कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो है। ठीक है, और C क्या है इसमें, हेयर सीज ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। समझ गए होंगे शायद। कहता है कि यूनिट ट्विस्ट होने पे, यूनिट डिग्री, भाई ट्विस्टिंग तो एंगल में हो गया ना, तो यूनिट डिग्री ट्विस्ट होने पे सी टॉर्क उसके अंदर डेवलप होता है। तो फाई ट्विस्ट होने पे कितना हो जाएगा टोटल टॉर्क, सी इंटू फाई। समझ में आई बात। ये फाई डिफ्लेक्शन आया। जब यूनिट डिग्री ट्विस्ट होता है, मतलब यूनिट डिग्री जब ये रोटेट करेगी कॉइल, तो इसमें कितना टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, C। और अगर ये फाई रोटेट कर गई तो कितना टॉर्क हो जाएगा, C इंटू फाई। अब जितना टॉर्क ये है उतना ही तो ये वाला होगा, हैंस टाउ इज इक्वल टू टाउ और रिस्टोरिंग। तो NIAB इज इक्वल टू हो जाएगा C फाई। जो टॉर्क इस पे करंट कैरिंग कॉइल पे लगा है वही रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही तो उसमें डेवलप होगा, तो उसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसमें। ओके, देखो तो I क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, वो आएगा C फाई बाई NAB। ओके, अब यहाँ से देखिए C क्या है, C इसको टोरॉइजनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं C को, हमें टोरॉइजनल कांस्टेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ से N देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, A एरिया कांस्टेंट, B मतलब ये CNAB ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक, तो यहां से I क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू K फाई, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया फाई। मीन्स जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ओके,
तो यहाँ तक का कंक्लूजन ये होता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, एमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ के करंट को डिटेक्ट भी करेगा और मेज़र भी करेगा, और डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है, डायरेक्शन भी बताएगा। हमने यहाँ से मैथमेटिकली निकाल लिया कि जितना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट्स का जिक्र आया, टॉरॉइजनल कांस्टेंट हो या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो या फिर ट्विस्टिंग टॉर्क पर यूनिट, इसी को हमने क्या कहा था, टॉरॉइजनल कांस्टेंट, रिस्टोरिंग टॉर्क। इसमें एक कंसेप्ट रेडियल फील्ड का आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेडियल फील्ड कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसमें वहाँ पे, और उसका मेन रोल क्या है। रेडियल फील्ड का मेन रोल क्या है, टू कीप द टॉर्क कांस्टेंट बाय मेकिंग द फील्ड ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल रखना, उससे टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम। वो काम है रेडियल फील्ड का। ठीक है, इसके बाद इसमें दो छोटी छोटी टर्म्स हो रहेंगी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट सेंसिटिविटी, मीन्स डिवाइस कितना सेंसिटिव है। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी is the deflection per unit current flowing। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट करेंगे और होगा phi by I। IS क्या है, या फिर इसको SI कर लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी। ओके, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आया था उसका, C phi by NAB, याद हो तो। करंट का फार्मूला आया था C phi by NAB। तो अगर मैं यहाँ से phi by I निकालना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, ये I इधर नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, NAB by C। और ये तो क्या है, करंट सेंसिटिविटी। कौन सा डिवाइस करंट को लेके कितना, गैल्वेनोमीटर कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो, हम ये कह सकते हैं कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, बट भाई जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा कॉइल का, जितना ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हम ये सब विद इन द लिमिट्स ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कर दें, इनकी भी अपनी लिमिट होगी। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, मीन्स वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। तो वायर क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या होता है, जितना ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो उसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला करंट को कैसे फ्लो करने देगा उसके अंदर से। ऐसे एरिया है कि वो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं कर सकते, ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, उसको भी हम ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एक इसके अंदर है ये वाला फैक्टर कि SI इनवर्सली टू C। देखो, इफ C इज स्मॉल, स्मॉल मतलब स्मॉल ही लिख लीजिए, C इज स्मॉल, इट मीन्स स्प्रिंग इज सॉफ्ट, ये लिख लीजिए, या टोरोइजन इज सॉफ्ट, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी स्प्रिंग में सी की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है वो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है। अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो किया तो वो ट्विस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो मैं इसके साथ कुछ ऐसे जोड़ रखा है, इसको मैं घुमाऊं, लेकिन इसके साथ जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है वो इतनी ज़्यादा टफ हो कि वो इसको घूमने ही ना दे, तो ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो वो जो कॉइल है उसको घूमने ही नहीं देगी, है ना। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टॉर्क ज़रूरत पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा तो हम कहाँ से लाएंगे, वो तो बड़ा सेंसिटिव कम करंट का मामला है ना। तो ये जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतना आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो सेंसिटिविटी उतनी अच्छी हुई ना कि स्मॉल करंट फ्लो किया तब भी डिफ्लेक्ट होगी। अगर ये हार्ड हो तो स्मॉल करंट पे कम टॉर्क लगेगा, कम टॉर्क पे ही क्या नहीं होगी, डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं। ठीक है। तो हमारे पास स्प्रिंग जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। क्लियर। तो ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी और उसके फैक्टर्स, ये क्या कह सकते हैं, ये हमने क्या लिखा है, ये वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी। ऑफ MCG, कि MCG की करंट सेंसिटिविटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो, और जिसमें करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई सप्लाई उसको दी है वोल्ट गैल्वेनोमीटर को, तो उसमें कितने वोल्ट से दी है, तो वहाँ पे हमारे पास आएगा SV वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V, बट V क्या होता है, IR। ठीक है। और I क्या था, C5/NAB। तो यहाँ से SV क्या हो जाएगा, 5/I क्या हो गया, देखो I की जगह पुट कर सकते हैं हम C5 और NAB चला गया ऊपर, NAB और नीचे R, ये वाला R। ठीक है। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये आ गया NAB/C इंटू R। ठीक है। करंट सेंसिटिविटी था ना हमारे पास, ये आया था NAB/C। अगर मैं कहूँ तो NAB/C तो क्या था, C/NAB। C/NAB हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। कौन सा कांस्टेंट था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था। तो ये तो 1/K नहीं हो गया, पिछले वाले का बता रहा हूँ मैं। करंट सेंसिटिविटी मीन्स अगर आप देखें तो एक तरह से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के इन्वर्सली होगी करंट सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कम होगा तो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इसी तरह से हमारे पास ये हो गया, देखो NAB/C को हम क्या लिख रहे हैं, 1/K बस इसमें R और आ जाएगा साथ। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, इसकी वर्किंग देखी, वर्किंग को आप लिख लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और करंट उसकी थ्योरी हमने पढ़ी, वहाँ से हमने ये शो किया कि डिफ्लेक्शन और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर से क्या बना सकते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है।